हेलो नमस्कार। तो मैं हूं सुमित रंजन और आप हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स रंजन में। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि मेरे इस चैनल में आपको पूरा फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, पूरा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अच्छी अच्छी किताबें इस चैनल पर हम लोग कवर करेंगे, जैसे एच.सी. वर्मा है, रेसनिक एंड हैलिडे का फिजिक्स का बुक आता है उसको देखेंगे। फिर जी तिवानी की एक एडवांस मैथ बुक आती है, आर.डी. शर्मा की, सारा का सारा बुक हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं क्लास 11th और 12th। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। उसी में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। और वेक्टर आप नहीं जानोगे, कैलकुलस नहीं जानोगे तो आपको वैसे भी बहुत परेशानी है, इसीलिए मैंने इसको इसी चैप्टर में बताया है। तो आज है लेक्चर नंबर 5 वेक्टर का। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, या फिर आप कह लो कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे, है ना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर। हम पहले ही बता चुके थे कि वेक्टर का एडिशन ना सिंपल तरीके से नहीं किया जाता जैसे स्केलर का करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग देते हैं आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर का जोड़ कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, है ना। तो उसका जोड़ कैसे करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ना। पहले वेक्टर सीखे, फिर स्केलर जाने, फिर क्या जाने थे हम लोग, इसके टाइप्स, और आज हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब साइंस पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम लोग पहले देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जान लीजिए कि एक्चुअली ना यह 3 तरीका है इसका, 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। 3 मेथड। पहला कहलाएगा ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। पहला कहलाएगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा नंबर जो है वो है जिसका नाम होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक एक करके हम चर्चाएं करेंगे कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, और फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है।
ठीक है, इन तीनों का चर्चा एक एक करके करना है। ठीक है, बाद में अब देखोगे कि जो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन है वही पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है। मतलब इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दें या इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बुक में आप प्रायः देखोगे कि ये इन दोनों में से किसी एक का ही चर्चा कर देगा। इसका बहुत सारे बुक में आप पाओगे भी नहीं, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। फिर भी हम छोटा टॉपिक है, इसको 1 मिनट में समझा ही देंगे। तो इसको इन तीनों ही को पढ़ना है, एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, इन तीनों को जानने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स होता है वेक्टर को, वो जानना जरूरी है। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला रूल्स है, सम रूल्स। सम रूल्स जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या रूल है? सबसे पहला रूल है कि एक वेक्टर है, मान लिया जाए, हम बताए थे ना पिछले लेक्चर में कि ये मान लिया जाए वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए। ठीक है, ये है वेक्टर ए जिसका नाम, चलो ये है वेक्टर ए। अब अगर इस वेक्टर को यहां से, मान लो ये यहां पर है, इस प्लेन में, अब इसको आप उठाकर ले जाना चाहते हो एक दूसरे जगह पर, है ना? तो आपको क्या करना होगा कि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का यहां खींचना होगा, साथ ही इसके पैरेलल में भी होना चाहिए। बात समझो, अगर इसी वेक्टर को हम यहां लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाने का तरीका है? इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या देता था याद करो, पिछला लेक्चर में बताया, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड यहां उतार देंगे, इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रख देंगे, साथ ही साथ ये इसके एकदम पैरेलल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वेक्टर ए यहां पर आ गया, प्लेस 2 में आ गया। ये मान ले प्लेस 1 है तो ये प्लेस 2 में आ गया, तो इसके एकदम पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये, साथ ही साथ इसका जो लेंथ है इन दोनों का सेम का माने लेंथ के बराबर होना चाहिए, नहीं तभी तो मैग्नीट्यूड आप दिखाओगे बराबर है। और इसका जिधर डायरेक्शन है तब हो गया ये ए, यानी वेक्टर ए तब आ गया इस जगह पर। क्लियर है? मान लिया जाए इसी को हम यहां पर लाना चाह रहे हैं, प्लेस 3 मान लिया जाए। ठीक है, तो कैसे लाओगे फिर समझ लो, जो है इसका लेंथ उतने के बराबर आप खींचोगे, साथ ही इसके एकदम पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल खींचना, जिधर इसका डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन। तब यहां तब ये हो गया ऐसे, तब हम बोलेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर यहां पर उठ के प्लेन सी 3 पर आ गया, प्लेन ए प्लेन बी प्लेन सी पर आ गया। ठीक है, समझ गए? ये रूल आपको जानना होगा, तभी आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर पाओगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। चलो देखो, क्या है कि मान लिया जाए एक प्लेन है ना, ये है वेक्टर बी, मान लिया जाए ये हो गया वेक्टर बी। अब इसी को उठा के प्लेस 2 में लाना है, प्लेस 2 में लाना, तो जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ यहां खींचना होगा, साथ ही इसके एकदम पैरेलल होना चाहिए, एकदम, है ना, जैसे ये कौन साइड, और डायरेक्शन भी सेम। तब हम बोलेंगे कि ये वेक्टर बी आ गया इस जगह पर। क्लियर है? अगर इसको हमको ले जाना है, मान लिया जाए यहाँ पर, इस वेक्टर को बी को उठा के यहाँ ले आना है, इसको यहाँ पर इसी वेक्टर को हम दिखाना है, तो जितना लेंथ उतना लेंथ के बराबर खींच दिए, और जितना जिधर डायरेक्शन उधर ही दिखा दिए। तब हम बोलेंगे कि वेक्टर बी यहाँ पर आ गया। तो ये पहला रूल है जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसके पैरेलल ले जाना और जिधर डायरेक्शन उधर दिखा देना, हो गया, खत्म कहानी, बस इतना ही है। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, चलो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, सुनो। रूल 2,
रूल 2 का कहना है कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सुनो, जैसे मान लिया जाए ये एक वेक्टर है और इसका एक वेक्टर ये है, मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तब इन दोनों का इनिशियल पोजीशन मिला दो आप, जैसे यहाँ ओ मिला दिए, तब इन दोनों के बीच, समझ रहे हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, तब ये जो स्पेस बन रहा है ना उसी को बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल। इधर वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, यहाँ जो हुआ यही हो गया वेक्टर, यही हो गया एंगल दोनों के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। चलो देखो, अगर मान लिया जाए एक वेक्टर है ये, मान लिया जाए, और एक वेक्टर है मान लिया जाए बी वेक्टर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच क्या एंगल है, ये वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो एंगल पता करने के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट मिला देना, दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या करना, को इनिशियल बना देना। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ दोनों, देखो ये वेक्टर ए खींच दी, ये हो गया वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को यहाँ उठा के लाना है, तो देखो ये इसको यहाँ लाने के लिए अभी हम क्या बताए थे कि इसके पैरेलल खींच लेना, इसी के पैरेलल, साथ ही इसका जिधर डायरेक्शन है उधर ही रख देना और लेंथ जितना है उतना ही रखेंगे, तब ये वाला जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे इन दोनों वेक्टर का एंगल। क्लियर है? तो एंगल में क्या करना है, दोनों का इनिशियल पॉइंट मिला दीजिए, यानी को इनिशियल वेक्टर्स बना दीजिए, और फिर जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये दो चीजें जानना ही पड़ेगा आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों अभी पता चल जाएगा कि एक ही है, तभी आप पता कर पाओगे। क्लियर है? तो यही कहानी चलेगा, है ना, यही कहानी है किसका, कि वेक्टर का एडिशन निकालने में दो रूल आपको जरूरत पड़ेगा। पहला कि एक वेक्टर को कैसे दूसरे जगह पर ले जाएं, दूसरा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तभी हम बताएं, है ना, कि ये दोनों के बीच का एंगल कोई पूछ रहा है तो इसको यहाँ उठा के, यानी दोनों का इनिशियल एक बना दो, तब जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, यानी दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है? चलो अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। चलिए, पहला हम क्या देखने जा रहे हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चले मिटा दिया जाए, अब एक एक करके हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला इसका नाम है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता क्या है? देखो, इसमें बोलता है, इसमें कहा गया है कि आप ये स्टेटमेंट क्या देता है, देखो, कहता है कि एक वेक्टर है, मान लिया जाए वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर है ये, है ना, वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तब बोलता है, ये इसका स्टेटमेंट है कि जब तीसरा साइड होगा, जबकि इसका डायरेक्शन क्या है तीसरे साइड का, ये है अपोजिट टू ऑर्डर। मतलब समझो कि ये वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी इधर गया, रास्ता कैसे तय कर रहा है इंसान, देखो कि वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी इधर गया, तब बोलता है इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ट्रायंगुलर का तीसरा साइड देगा।
अब रह गया कि चूंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दो वेक्टर का एडिशन एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसका एडिशन इधर होगा। अब इधर होगा कि इधर होगा, इसका डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड देगा। बात समझो, अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो बोलता है कि जो तीसरा साइड होगा ना वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब इसका डायरेक्शन बोलता है कि अपोजिट टू द ऑर्डर, मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, अब ये इधर आएगा नहीं, बल्कि इधर ओ से बी की तरफ, यानी ये रिजल्टेंट देगा, ये है ना। ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दोनों ऑर्डर में है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट इसका थर्ड साइड देगा, और इसका डायरेक्शन होगा थर्ड साइड का अपोजिट टू ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इधर इधर गया, ये इधर नहीं होके इधर गया, है ना। यही कहानी चलता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। बात फिर समझते हैं। मान लिया जाए एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है, मान लिया जाए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी इधर गया, तब रिजल्टेंट जो होगा वो होगा इधर। वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी, ये ऑर्डर देखो, वेक्टर ए गया, यहां से मनुष्य चला यहां आया, यहां से फिर यहां आया, फिर यहां जाएगा, नहीं, इसका बोलता रिजल्टेंट भले थर्ड साइड देगा। रिजल्टेंट मतलब क्या, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये देगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर होगा। बात समझे? चलो और इसको एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मान लिया जाए एक फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो आप बाद में पढ़ोगे भी, फोर्स पूरा पढ़ना है। जैसे मान लिया वेक्टर ए है, ये हो गया वेक्टर बी। तब अगर रिजल्टेंट पूछा जाए कि ये ठीक है, एक फोर्स इधर लगा, मान लिया जाए, इसको हम मान लेते हैं F1 वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं F2 वेक्टर, तब बोलेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, और होगा तो डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो ऑर्डर देखो, इधर गया फिर इधर गया, तो अपोजिट टू ऑर्डर में रिजल्टेंट देता है, यानी ये इधर गया, ये इधर गया, तो रिजल्टेंट इधर गया, यानी ये हो गया वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का रिजल्टेंट। ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसके अपोजिट में देगा। क्लियर है? तो यही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। चलो अब लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है कि मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, मतलब ऑर्डर सेम है, देखो इधर है ऑर्डर इधर, तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड होगा, और वो इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर होगा। जैसे इधर गया, ये इधर ना होके इधर होगा, फिर देखो ये इधर गया, ये इधर गया, इधर ना होके अपोजिट होगा। क्लियर है? तो यही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर इसका मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसका मान। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, यानी समानांतर चतुर्भुज सदिश, है ना, सदिश का जोड़ समानांतर विधि से। चलिए देखिए इसमें क्या बोलता है। बोलता है कि मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है, इसका इनिशियल ये है, ये फाइनल है। मान लेते हैं सपोज ये है वेक्टर ए। दूसरा एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन, दोनों का इनिशियल सेम है, यानी एक फोर्स एक वेक्टर राशि है, ये इधर गया, और एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो। सोच के देखो, मान लिया जाए ओ, यहाँ पर एक भारी बक्सा आपने रखा है, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं बी वेक्टर। तो बताओ बक्सा किधर जाएगा? क्या यह इधर पूरी तरह चल जाएगा या इधर चल जाएगा? नहीं ना होता है। क्या होता है? रगड़ते हुए कहीं इधर चला जाएगा, इधर कहीं जाएगा। तो यह लॉ बोलता है जब ये इनिशियल में हो
तब लगाएंगे पैरेललोग्राम, और ऑर्डर जब हो, अभी हम फिर बताएंगे, तब लगाएंगे हम लोग ट्रायंगुलर लॉ। तो यहाँ देखो ये दोनों का इनिशियल सेम है, दोनों का इनिशियल, तब बोलता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इन दोनों के पैरेललोग्राम पहले इन दोनों की मदद से बना लो, इन दोनों का पैरेललोग्राम इन दोनों की मदद से बना लो। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर और समानांतर, ये इसके समानांतर बना लेंगे, इसके समानांतर ये बना लेंगे, ये इधर गया, ये इधर गया, क्लियर है। तब बोलता है अगर ए और बी अगर एक सेम पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है यानी बल लगा रहा है, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, बक्सा पर फोर्स किधर पड़ता है, कहीं बीच में जाता है, इधर तो जाता नहीं, इधर जाएगा नहीं, यही तो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और बी का। तो बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहना है कि दो फोर्स जो एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, तब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो इसके डायगोनली कहीं डायगोनली लगेगा, यानी पैरेललोग्राम का डायगोनली लगेगा। मतलब समझो वेक्टर ए वेक्टर बी दो सेम पॉइंट पर लगाए, इन दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा ना वही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मान होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्लियर है। अगर ये है एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों सेम पॉइंट पर कर रहा है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट बोलता है इन दोनों की मदद से पहले पैरेललोग्राम बनाइए, तब इसका जो डायगोनल में जाएगा, डायगोनल में जो राशि जाएगी वही इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट देगा। समझो वेक्टर ए वेक्टर बी सेम पॉइंट पर, इन दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बना लो, इन दोनों का जो डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा, विकर्ण की ही दिशा इसका इन दोनों का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, क्लियर है। दोनों का ही दिशा क्या देगा, इसका रिजल्टेंट देगा। एक और एग्जांपल, मान लिया जाए वेक्टर ए है, मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर मान लिया जाए इधर है बी, मान लो ये वेक्टर ए है ना, ये है मान लो वेक्टर बी, मान लिया जाए ये एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर लगा, तो इन इसके पैरेलल पहले इसको मिला लो, खींच लिए। पैरेलल किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम बनाना है, इसके पैरेलल भी और बराबर भी, यानी पैरेललोग्राम में इसके बराबर यहाँ खींच लेंगे, इसका भी डायरेक्शन सेम होगा, इसका दिशा इधर है तो इसका भी दिशा इधर है, खींच दिए। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम इन दोनों के साइड की मदद से। तब बोलता है कि जो डायगोनल होगा ना, ये जैसे डायगोनल है ना, ये डायगोनल यही इन दोनों का रिजल्टेंट देगा, यानी बक्सा इधर जाएगा, अगर एक फोर्स इधर मारा जाए एक फोर्स इधर ना, तो इधर जाएगा, क्लियर है। अब हम बताने जा रहे हैं, है ना, ये पूरा उम्मीद है आप समझ गए दोनों बात। अब हम बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों एक ही है। चलो देखते हैं, चलो देखो, दो वेक्टर हम लेते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक वेक्टर मान लिया गया है हमारा ए, एक दूसरा वेक्टर है मान लो बी, है ना। तब जो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि ये तब इसका डायरेक्शन क्या है, ये देखो ऑर्डर इधर फिर इधर, देखो इसका जो फाइनल पॉइंट है इसका इनिशियल पॉइंट है, तो यानी सेम ऑर्डर में है ना, इधर गया फिर इधर गया, तब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बोला था ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, ये इधर देगा अपोजिट टू द ऑर्डर, ये इधर गया इधर नहीं आके इधर देगा, क्लियर है, ठीक है। देखो ये तो ट्रायंगल बना ना, ये क्या बना, एक ट्रायंगल, ये क्या बना, एक ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल से हम बनाते हैं क्या, देखो इसी फिगर से हम बना के आपको दिखाते हैं, चलो नाम दे देते हैं OPQ। देखो इसी को हम दिखाते हैं कि यह जो है यही ट्रायंगल यही बन जाएगा पैरेललोग्राम। कैसे, देखो ये एक पैरेलल, जैसे OP ले लिए ना, चलो OP ले लिए, खींच दिए। अब देखो हो गया, जिसका नाम है वेक्टर ए, हो गया।
अब देखो P यहां से गया है ना, P है, तो हम क्या बोले थे, अगर इसको यहां पर ले आओ, चाहो कि इसको आपको मन कर रहा है कि यहां पर लाने, यानी दोनों का इनिशियल सेम बना दें, ये इधर गया ये इधर गया, इसका इनिशियल यहां है, फाइनल यहां, इसको यहां लाना है। कैसे लाते हैं, हम बताए थे ना, इसके पैरेलल यहां खींचना, साथ ही इसका जितना लेंथ यहां भी खींचना, डायरेक्शन भी सेम रखना। तो इस चीज को हम अभी यहां कैसे लाएंगे कि इसी वेक्टर को ये ऐसे खींच देंगे, है ना, तो इसका जो लेंथ होगा इसका लेंथ होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा, तब ये यही वाला वेक्टर यहाँ आ गया। तब आप गौर करो तो ये नाम हो गया, क्यों मान लो। तब देखो तो अब इन दोनों की मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं, दो साइड तो मिल गया, पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, पैरेललोग्राम में गुण ये होता है कि आमने सामने का साइड बराबर और पैरेलल। तो ये देखो ये हो गया बराबर, है ना, ये हो गया वेक्टर ए, साथ ही साथ इसके पैरेलल ये, है ना, तो बन गया। तो यानी ये और ये दोनों ही एक ही चीज है। देख लो, अगर ये इधर गया ये इधर गया, है ना, इसी चीज को आप चाहो तो यहां ला सकते हो। कैसे, इसके पैरेलल खींच देंगे और बराबर खींच देंगे, तो ये इधर गया, इसी चीज को यहां ले आया गया, तो ये क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसका रिजल्टेंट क्या बोला है पैरेललोग्राम, कि ये इसके डायगोनल के, है ना, अलोंग चलेगा, डायगोनल। तो ये दोनों ही एक ही चीज है ना। या फिर अब आप समझना चाहते हो कि इससे ये कैसे आया, ठीक है। देखो अभी एक बार इसको इससे समझ लो फिर से। देखो ये इधर गया, ये ऑर्डर में है, ये इधर गया, इससे हमको बनाना है पैरेललोग्राम। तो इसको हम चाहें तो यहाँ ला सकते हैं ना। कैसे ला सकते हैं, पहले इसका जितना लेंथ है इसको खींचना है, जितना पैरेलल है पैरेलल खींचेंगे। सबसे पहले पैरेलल जितना लेंथ है लेंथ, और जितना डायरेक्शन है डायरेक्शन, तीनों ही बात यहाँ कर देंगे, ये वाला फिगर बन गया। अब ये और ये बन गया, तो इसकी मदद से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम स्टेटमेंट देता है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल के अलोंग जाएगा। क्लियर है। अब देखो इससे इस मैटर को समझो। अगर मान लिया जाए ये जैसे है ना वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, है ना। अब अगर इससे आप चाहते हो क्या बनाना, इससे आप चाहते हो आप ट्रायंगुलर बनाना, तो सुनो, जैसे इसको आप यहाँ ले गए, है ना, इसको आप यहाँ ले गए, तो देखो ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये इसका भी यहाँ फाइनल, तो इसका सेकेंड वाले का यहाँ इनिशियल। तो देखो ये एक ऑर्डर में नहीं आ जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पर उठा के ले आए, तो क्या हो गया, देखो बी का जो इनिशियल है ए का फाइनल है, तो यही तो होता है फिर क्या, ट्रायंगल। और देखो इसका जो रिजल्टेंट है, तो ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला चीज तो मिट गया। तब जब आप इसको है ना, एक समझो, जब आप इसको यहाँ उठा के ले गए तो ये खत्म। तो ये देखो इसका रिजल्ट इधर देखो सेम ऑर्डर, तो इसका रिजल्टेंट क्या दे रहा है, डायगोनल तरफ ही तो दे रहा है। तो यही है कि जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। समझ में आ गया। इसीलिए अब हम चलो ये तो डायरेक्शन बता दिया, इसका यह नहीं बता पा रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, है ना, और इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है कि बनाएगा डायगोनल तरफ, लेकिन कितना डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा, ये चीज जानना होगा। यानी हमको एनालिटिकल एनालिसिस करना है। चलो देखते हैं, एनालिटिकल बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तक आप समझ गए। चलो नहीं कुछ समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर हम उस पर वीडियो बना देंगे और समझा देंगे। चलो एक हम आप समझा देते हैं, है ना, चाहे आप समझ लो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, चाहे आप समझ लो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो चलो हम इसी से एनालिटिकल एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, यानी मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। चलिए हम पैरेललोग्राम लॉ का ही बेस बनाते हैं और समझते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम बना लो आप,
देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर दोनों पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में दोनों का बेस एक माने इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये है ए, ये है मान लो ओ, ठीक है, ये है मान लो बी, ये वेक्टर ए है, माने पी मान लेते हैं, आसान होगा, ए लिखेंगे तो गड़बड़ लगेगा, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर मान लेते हैं, दो वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कुछ तो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये थीटा है, क्लियर है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, वो निकालना है। और फिर एक डायरेक्शन भी निकाल लेना है, चाहे पी के साथ या क्यू के साथ। डायगोनल तो होगा लेकिन कितना एंगल पर होगा, क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट ये निकालना, यही मेन है ना। एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो देखो कैसे करना। ये जब बोला था तो क्या बोला है, पैरेललोग्राम बनाने। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इसके पैरेलल और बराबर बन गया है ना, इसके ये पैरेलल हो गया और फिर इसके ये पैरेलल होता है, हो गया। तो ये क्यू तो ये भी क्यू, ठीक है, ये पी ये भी पी, है ना। अब देखो इन दोनों का एंगल है थीटा। अब इसका तब डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन क्या बोला है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कि इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ओ ए है ना, ये बी है तो ये हम सी मान लेते हैं, यही इसका रिजल्टेंट देगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ वेक्टर पी, ये आइदर क्यू या क्यू के साथ। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन तो होगा, ये पता लग गया। तो देखो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करना, इस वेक्टर को इसको हम डॉटेड से मिलाते हैं, ये मिला दिए, जिसका नाम है डी मान लेते हैं, ये पॉइंट है डी। अब देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, और ये जो लाइन है ये क्या है, इसको ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन जो है इसको मिला रही है, यानी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये और ये एंगल क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये और ये एंगल क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या होगा, दोनों बराबर, यानी ये जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, थीटा है। अब देखो इसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड अभी हम निकालने जा रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है। अगर ये वेक्टर क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। हम पहले ही बता चुके हैं ना कि वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ए, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं पहले, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू। अब ठीक है, अब देखो इसको निकालो आप और इसको निकाल लो, है ना, इसको निकाल लो और इसको निकालो। देखो आसान ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करो तो ये हो गया थीटा, ये दिया हुआ, देखो आंसर उसी में लाना चाहिए जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है ना। जैसे आपको बनाना है चिकन तो आप क्या क्या लोगे, आपको मसाला चाहिए, सबसे पहले तो मुर्गा ही चाहिए, चिकन चाहिए, तब प्याज चाहिए, है ना, तेल चाहिए, लहसुन चाहिए, तब आप चिकन बना दोगे, है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम आपको मुर्गा दे दिए कच्चा और मसाला दे दिया और कह दें खीर बनाने, तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये बात याद रखना, मैथ में कहीं भी ये नहीं कि यहाँ जो दिया रहे उसी से आंसर आता है।
जैसे आपको यहाँ दिया गया है P और वेक्टर Q और एंगल, तो जो भी आंसर आएगा रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड जो होगा यह P Q और थीटा के टर्म में ही आना चाहिए। अरे दिया क्या क्या गया है, दिया गया है P, दिया गया है 2 वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल, तो इन्हीं तीनों के में जो भी आंसर आएगा इन्हीं तीनों पर आएगा। क्लियर है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। चलो तो सबसे पहले यह है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा, निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है ये निकाल लेंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे, सुन लो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर ये है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल करना है तो हमको ये पूरा चाहिए, पूरा के लिए ये चाहिए और फिर ये भी चाहिए। चलो करते हैं, तो ये और ये पहले निकालना होगा। तो देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिया क्या हुआ है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है P और 90 के सामने वाला H, ये हमेशा फिक्स होता है। थीटा के सामने वाला P आप इतना जानते होंगे, या फिर हमारे ही चैनल में आप कुछ 5-6 लेक्चर हम मैथ का बनाए हुए, वहाँ आप जाके ट्रिगोनोमेट्री ही बनाए थे, देख लीजिएगा। ये P तब ये B। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो इन राइट एंगल triangle, in right angle triangle ACD, in right angle triangle ACD। क्लियर है। देखो आप क्या करो, इसको निकालना और इसको निकालना है। आप क्या जानते हो कि साइन ये निकालना है, ये देखो दिया क्या क्या है, ये इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है, इस Q दिया हुआ है, ये Q है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, ये दिया है, तो 3 में से 2 चीज दिया है, एक चीज निकालना है, तो एक बार यार ये निकालेंगे। तो याद करो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन थीटा बराबर P बटा H, तो कितना बीच रिलेशन है 3 में से 2 दिया है, एक ही बाकी रह गया। तो आपको ऐसा लेना है जिसमें ये तो आना ही आना है, और एक बार ये निकालना है, ये आना चाहिए, ये निकालना है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, P साइन P लेंगे और H का प्रयोग करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये निकालना है, ये दिया और ये दिया है, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर P बटा H, और H कितना है, H है AC। क्लियर है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, चलो CD तो हमको निकालना ही है, और AC का यहां तक वैल्यू कितना होगा, जितना Q है ना, तो यहां से CD कितना निकल जाएगा, CD यहां निकल जाएगा Q इंटू साइन थीटा। क्लियर है, Q इंटू साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली अब क्या है कि ये और ये दिया है, अब इस बार ये निकालना है अगेन, एंड फिर क्या लेना, इसको निकालना है, जबकि यह दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो P था, इसलिए हम साइन थीटा का प्रयोग किए P और H। अब यहाँ cos B और H, तो यहाँ हो गया cos बराबर क्या होगा, B बटा H, B और H क्या है, AC। नहीं हो गया। अब ये देखो AD तो निकालना ही है, और AC फिर क्या दिया हुआ है, Q। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा रिजल्ट कि AD बराबर Q इंटू कॉस थीटा, यही निकलेगा, है ना। अब हम लोग क्या निकल गया, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब हम लोग ये पूरा एक राइट एंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसका स्क्वायर यही तो निकालना था, तो ये स्क्वायर बराबर अब क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर,
है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे, है ना, अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ, ठीक है, नाउ क्या, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या, ODC या OCD, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि ये OC स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां क्या है, OC स्क्वायर, है ना, ये OC, ये अभी मैग्नीट्यूड है ना, OC का क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना। इस मैग्नीट्यूड को आप किससे दिखा रहे हो, R से, तो R का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे दिखते हैं, ऐसे। OC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये। अब OD को हम क्या लिखेंगे, OA लिख सकते हैं प्लस AD नहीं लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, है ना। अब देखो OA कितना है, वेक्टर P, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, OA लेना हमको ना, OA, तो OA कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ P। फिर क्या है, AD आप कितना निकाले हैं, Q इंटू C, है ना, Q इंटू C, और Q मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, और ये, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ Q, और फिर क्या है, AD बराबर कॉस, ये हो गया। फिर CD कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ CD, यहां आप कितना निकाले हैं फ्रॉम 1 से, ये आप निकाले हैं, है ना, Q का मैग्नीट्यूड, फिर इंटू साइन थीटा स्क्वायर। अब देखो यहां क्या निकला, A प्लस B का होल स्क्वायर है, जहां A ये है, B है, फिर ये निकालेंगे, तो A का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P का वेक्टर प्लस A स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2AB, A कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ P, B कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये A स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर होता है ना, तो B का होल स्क्वायर। क्लियर है, अरे A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB, A ये है, B ये है, और प्लस B स्क्वायर लिख दिए। अब यहां देखो इसका ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, है ना, ये भी स्क्वायर। अब जरा इधर कर लो, देखो P स्क्वायर, है ना, यहाँ हो गया P का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ देखो, फिर हो गया Q का स्क्वायर, यहाँ से देखो, और कॉस का स्क्वायर, ये लिख दिए, सजा देते हैं सिर्फ। फिर क्या लिख सकते हैं, Q का स्क्वायर, और ये हो गया, इसको लिखे हैं, और फिर इसको लिख दिए हैं। फिर क्या हो गया, प्लस 2 का मैग्नीट्यूड
Q का मैग्नीट्यूड और फिर cos थीटा। ठीक है, अब क्या हो गया, P का स्क्वायर, ये हो गया। देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, Q स्क्वायर, तो यहां ब्रैकेट में क्या आया, साइन स्क्वायर प्लस इन दोनों में से Q स्क्वायर निकला, Q स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ फिर क्या बच गया, 2a ये क्लियर है। चलो और देखो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं। फिर क्या होगा, प्लस 2p का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस, तो यानी हमारा रिजल्ट हुआ P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड प्लस 2p का मैग्नीट्यूड फिर Q का मैग्नीट्यूड, ये तो यही हो गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मोड। क्लियर है, यानी अगर रिजल्टेंट निकालना है तो R का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया, ये तो यानी P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q P का मोड यानी मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, यही हो गया फाइनल रिजल्टेंट। चलो देखो कैसे किए हैं, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड का रिजल्ट होगा वो अंडर स्कोर क्या होगा, पहला मैग्नीट्यूड देखो यहाँ, पहला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा Q दूसरा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच का, यानी दोनों वेक्टर के बीच का कॉस लगेगा, है ना, यही फाइनल रिजल्ट होगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का कॉस, यही रिजल्ट होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे निकालें। कुछ नहीं है, देखो ये एक राइट एंगल, आप इसको बढ़ा के, जैसे ये P बना, ये Q बना, इससे एक पैरेललोग्राम बना है, इसको बढ़ा के आप यहाँ से मिला दो। अब ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये स्क्वायर बराबर क्या हो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, ये निकाल लो और ये वाला निकाल लो, ये और ये निकाल लो। तो इसके लिए आपके साइन थीटा के पास जाना होगा, साइन बराबर P बटा H, तो यहाँ हम क्या होगा CD बटा H, CD बटा H कितना है, Q है, तो CD यहाँ तक कितना निकलेगा, वेक्टर Q इंटू साइन थीटा। फिर निकालो, इसको निकालो, इसको निकालने के लिए कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया AD और AC, यहाँ से क्या निकलेगा AD का मान निकल गया। उसके बाद OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसकी मदद से आप खाली क्या किए OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC क्या है, OC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R है, मैग्नीट्यूड ऑफ R है। आप फिर क्या है OD क्या लिखेंगे, OA प्लस AD लिख दिए, हो गया। CD क्या लिख देंगे, CD रहने दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ OA यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ P, फिर क्या है AD अभी यहाँ से निकाले थे, AD का मान इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ आप रख दिए। फिर क्या है CD का भी मान आप निकाले हैं, यहाँ देखिए CD इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ ला के रख दिए। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर। उसके बाद क्या किए, इसका स्क्वायर है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्यू स्क्वायर निकल जा रहा है, क्यू आराम से निकलेगा। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर निकलेगा जैसे है ना, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हुआ 2 का मैग्नीट्यूड 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू कॉस थीटा, फिर क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर यहाँ 2p मैग्नीट्यूड। अब यहाँ रिजल्टेंट तब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये बराबर, तो इसलिए आर बराबर इतना। तो याद रखिएगा दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट होता है पी वेक्टर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई में 2 से कर दीजिएगा, और दोनों के बीच का गुना, मतलब दोनों बीच के एंगल का कॉस थीटा। यही रिजल्ट हुआ, यही इसका रिजल्टेंट हुआ। अब हम निकालेंगे कि इसके साथ कितना डायरेक्शन बनता है, मान लो वेक्टर क्यू या फिर वेक्टर पी या वेक्टर क्यू के साथ। देखो डायरेक्शन, चलो पहले इसको हम साफ साफ इतना आप उतार लो, है ना, इसको उतार लो आप। चलो इसका हम पहले रिजल्ट लिख देते हैं एक जगह, है ना। चलिए इसका रिजल्ट क्या आया है हम एक जगह लिख देते हैं। पहला रिजल्ट है हमारा, है ना, रिजल्ट नंबर फर्स्ट क्या है रिजल्ट, रिजल्ट पहला यानी P और Q का रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर कितना होगा, वेक्टर की ये स्क्वायर रूट लगा दिए, है ना। फिर क्या हो गया P का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड पहला, फिर दूसरा, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल P और Q का, और फिर इंटू दोनों के बीच का एंगल। यही पहला रिजल्ट आया। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा रिजल्ट निकालने कि R वेक्टर कितना P वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा, R वेक्टर P के साथ कितना एंगल बनाएगा। चलो समझते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फिर वही बात है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या OCD, है ना। तो क्या बनेगा, ये थीटा दिया हुआ है ना। तो देखो इसके साथ क्या बनाएगा, एंगल मेड बाय R वेक्टर, R वेक्टर विथ वेक्टर Q। मान लेते हैं ये एंगल है से अल्फा, ये एंगल है मान लिया जाए अल्फा, तो यही निकालना। सुनो देखो पहले एक चीज जानो, एंगल होता क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो रिजल्टेंट तो निकला, अब ये हम अगर निकाल लें कि अल्फा यानी इसके साथ हम निकाल लें कि इतना एंगल बना रहा है, तो हम सब कुछ बता सकते हैं। देखो एंगल होता क्या है, एंगल एक्चुअली दिशा बताता है कि किस दिशा,
दिशा में कोई जा रहा है, मान लिया जाए एक राहगीर है जो ये है, मान लिया धरती, और हम बोलें कि ये इसके साथ एक्स एक्सिस या ईस्ट के साथ, मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट के साथ 90 बना के जा रहा है, तो ईस्ट या 180 बना के जा रहा है, तो यहाँ 180 है ना, तो हम क्या बोल देंगे, वो वेस्ट तरफ जा रहा है। अगर हम बोल दें कि ये 270 के साथ बना के जा रहा है, तो फिर क्या जान जाओगे कि ये साउथ तरफ जा रहा है। अगर हम बोलें कि 90 बना रहा है, तो आप किधर जान जाओगे, नॉर्थ तरफ जा रहा है। अगर हम बोलें कि 45 डिग्री इस ईस्ट के साथ बना रहा है, इसका मतलब है कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं जा रहा है। तो एंगल एक्चुअली सब कुछ बता देता है कि वो किस दिशा में जाएगा। रिजल्टेंट आप निकाल चुके हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब आपको ये हो गया रिजल्टेंट पी और क्यू का, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एक डायरेक्शन रह गया। तो डायरेक्शन का आर निकालने के लिए आप एंगल निकाल दो इसके साथ। एंगल से पता लग गया कि इसके साथ ही कितना एंगल बना रहा है, क्लियर है, यानी किस दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग निकाल देंगे अल्फा, ये इस एंगल को निकालना है। अब देखो इसका भी जो मान निकालना, ये पी क्यू और थीटा, जो तीन चीज, पहला जो बेसिक क्वांटिटी है उसी पर ये निकालना है। तो देखो, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जरा, अगर हम ले लेते हैं 10 अल्फा, तो 10 बराबर क्या होता है, P बाई बी, P बाई बी। अब CD कितना है, CD हम अभी तुरंत निकाल के दिखाए थे, ये कितना था, CD आया था Q का मैग्नीट्यूड, है ना, और इनटू साइन थीटा। और इसका मान आप क्या निकाले थे, Q का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये आया था। तो CD कितना हो गया, यानी Q ये हो गया, जबकि ये कितना है, ये तो पूरा है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये वाला चीज कितना आया है, तो Q का वेक्टर, Q का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा। यानी अगर हम इसको सिर्फ Q, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो हम लिख सकते हैं Q इंटू साइन थीटा बाय P इंटू ये, यही निकल गया 10 अल्फा। देखो इसका कुछ तो मान होगा, अरे Q का मैग्नीट्यूड है, कुछ तो इसका मान है। साइन ये दोनों के बीच क्या है, थीटा क्या है, एंगल है, ये दोनों के बीच का मान लो 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45, मान लो 45 मानते हैं, तो 1/√2 हो गया, ये भी मान होगा, ये भी मान होगा, इसका भी मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा, तो पूरा कुछ एक मान देगा। मान लेते हैं सपोज इस पूरे का मान आया, मान लो कट छट के 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा के किस मान के लिए 1 होता है, 45 पर, तो यानी यह 45 डिग्री बनाते हुए जा रही है, ये तो बोलेंगे, क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों बातों को जोड़ो। पहला, ये रिजल्टेंट देता है P और Q को, ये मैग्नीट्यूड है, ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड, जबकि ये क्या है, डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है। तो देखो इसका P और Q का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, P और Q का रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट होगा P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों का गुणनफल और दोनों के बीच का कॉस। फिर क्या होगा, 10 अल्फा कैसे निकालेंगे, यानी एंगल कैसे निकालेंगे, तो 10 बराबर P बाई बी, यानी देखो निकाल रहे हैं किसके साथ, अल्फा P के साथ निकाल रहे हैं, तो जब P के साथ निकालोगे तो ये गुना हो जाएगा Q और इसका साइन, पूरा दोनों के बीच का एंगल। देखो इसके साथ निकाल रहे हैं तो ऊपर लेना Q साइन थीटा, और थीटा क्या है जी, दोनों बीच का एंगल,
समझो, इसके साथ निकाल रहे हैं तो क्यू यानी ये वाला दूसरा जो वेक्टर है क्यू, और फिर दोनों के बीच का एंगल का साइन, बाय फिर P का मैग्नीट्यूड जिसके साथ निकाल रहे थे, P का मैग्नीट्यूड, फिर Q अगर Q Q Q और Q लेना फिर कॉस एंगल यानी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक चीज गौर करो, जिसके साथ निकाल रहे हैं P के साथ निकाल रहे हैं ना, तो ये इसके साथ देखो एंगल का कोई टर्म ही नहीं आया है। तो देखो इसका कुछ मान आएगा, जैसे 1 आया तो कॉस अल्फा का मान कितना का होगा, यानी 10 45 पर 1 होता है, इसलिए इसका मान है 45। तो ये किसके साथ बना है 45, 45 इसके साथ। तो ये एंगल जितना दिया, मान लो ये एंगल 60 दिया है, तो ये कितना इसके साथ तब कितना बनाएगा 15 डिग्री। तो आराम से हम बोल सकते हैं इसके साथ 15 डिग्री। तो एक का निकाले दूसरा निकाल लिया, यही पूरा कहानी चलेगा। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, जबकि डायरेक्शन ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो, है ना। देखो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दोनों तो खैर जब ये दोनों है कि सेम चीज है, पी क्यू दिया है और एंगल दोनों के बीच का एंगल दिया ही है ना। न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। फिर देखो यहाँ देखो 10 अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा किसके साथ माने हैं क्यू के साथ, तो यहाँ हो गया क्यू साइन थीटा बाय जिसके साथ बना रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और फिर क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। बस यही तो कहानी, ये डायरेक्शन देगा। क्लियर है, क्लियर है ये बात, है ना, क्लियर है। इसका न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, ये आप दोनों दिमाग में रख लो, ये और ये अगला में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये क्यू क्या है, जो P के साथ बना रहा है उसका अपोजिट वेक्टर है, बना रहा है यहाँ अल्फा किसके साथ P के साथ। ध्यान रखो इस बात को, बना रहा था अल्फा P के साथ, लेकिन लेना ऊपर में क्या है जो दूसरा वेक्टर है Q साइन थीटा, और फिर P और फिर Q कॉस थीटा, यानी थीटा आएगा इसके साथ, थीटा यानी कॉस थीटा, ये सब जो आएगा दूसरा वेक्टर के साथ आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब स्पेशल केस दोनों का लिख लेंगे। चलो, तो ये दिया मैग्नीट्यूड, जबकि डायरेक्शन हमको दिया कौन, डायरेक्शन देगा हमको, ये हो गया क्यू साइन थीटा बाय पी क्यू, ये हो गया। अल्फा किसके साथ बना रहा है, ध्यान रखिएगा पी के साथ, तो लेना है क्यू साइन थीटा बाय पी क्यू कॉस थीटा, है ना। अब दो स्पेशल केस लिख देते हैं, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में इसका करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी पर बेस्ड रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरा वेक्टर खेलना पड़ेगा 11th 12th आपको। तैयार रहिए। चलिए, तो ये हो गया डायरेक्शन। अब देखो स्पेशल केस, पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब थीटा 0 मतलब कि P और Q के बीच का एंगल कितना हो गया 0, मतलब Q P में ही है, यानी P Q माना Q और P दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। यानी दोनों क्या कर गया, कॉन्साइड, बोथ आर कॉन्साइड, बोथ आर कॉन्साइड। तब देखो क्या होगा, देन क्या होना चाहिए तब, देखो तब रिजल्टेंट जो होगा वो होगा अंडर स्क्वायर, और P का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस क्या होता है दोनों का गुणनफल यानी P इंटू Q, और फिर क्या होता है जी कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा यहाँ 0 है, तो कॉस 0, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, देखो तो यहाँ कितना होगा P स्क्वायर
क्यू स्क्वायर 2pq इंटू ये क्यों, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1। हम इसका भी लेक्चर बनाए हैं, पूरा वीडियो आप देखिएगा कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 वाई। तो ये कहानी होता है। अब देखो तब यहाँ क्या हो गया, देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और बाहर क्या निकलेगा p प्लस क्यू, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो r का इस केस में कितना निकलेगा p और q। यानी अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का सिंपल जोड़ कर देंगे। यानी समझो, चलो एक और पहले इसका डायरेक्शन निकाल लो इस केस का, तब एक्सप्लेन करेंगे इस कंडीशन को, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या है, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा हम मान लेते हैं p के साथ बना रहे हैं, ये तो p के साथ है भी, तो q फिर क्या होता है साइन 0, यहाँ तो 0 है, और यहाँ क्या है p cos 0। तो हम क्या जाने साइन 0 बराबर 0, तो यहाँ कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है इससे, ये तो पूरा 0। अब tan अल्फा बराबर 0, अब tan अल्फा बराबर 0 कब होता है, जब अल्फा बराबर भी 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो होगा p, क्यों p के साथ कितना डिग्री बनाएगा 0। यानी इसका मतलब है कि जब दोनों ही वेक्टर एक ही दिशा में हो तो रिजल्टेंट भी उसी दिशा में होगा। इसका मतलब है कि मान लिया जाए एक फोर्स आप इधर मार रहे हैं 5 न्यूटन, एक रस्सी इधर से आपका भाई भी खींच रहा है, तो रस्सी या सामान से आप जो खींच रहे हैं किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। तो यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सिंपल आपको जोड़ देना है। यानी 5 न्यूटन खींच रहे हैं आप, आपका भाई 10 न्यूटन लगा रहा है, इसका मतलब 15 न्यूटन से उसको आप खींच रहे हैं इधर, जब दोनों के बीच का एंगल कितना है 15, माने दोनों के बीच का एंगल 0 है। यानी एक ही लाइन में वो लोग दोनों खींच रहे हैं, एंगल कितना बनाएगा रिजल्टेंट 0, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का सिंपल जोड़ होगा। किस कंडीशन में, जब थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इसी में अब कंडीशन नंबर 2, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी का कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं, है ना, स्पेशल केस। इस बार क्या बनाएगा, जब ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, इसको उतार लिए, यानी बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। यानी दोनों कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब थीटा जब 90 हो जाए तो फिर कितना होता है 90 पर cos 90 बराबर 0, है ना। यानी यहां पर कहानी बदल जाएगा, यानी ये पूरा टर्म खत्म और हमारा आ जाएगा आंसर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ रिजल्टेंट हमारा होगा दोनों का ही मैग्नीट्यूड सिंगल सिंगल का स्क्वायर, और यहाँ हो गया cos 90 और यहाँ हो गया cos 90 रख दिए। तो यहाँ पर आगे हमारा कितना cos 90 sin 90 बराबर 1, तो इसलिए ऊपर में आ गया q, और जबकि नीचे आ गया p, और ये दोनों कितना हो गया cos 90 बराबर 0, यानी यहाँ हो गया 0, यानी हो गया q बाय p, यानी q बाय p के तरफ जाएगा। यानी इन दोनों का वैल्यू जो होगा q बाई p, यही दोनों जाके बराबर रेशियो बराबर होगा, इन दोनों का कुछ रेशियो निकलेगा, वहां से अल्फा मान निकल जाएगा। इससे निकलेगा हमारा कि अल्फा बराबर निकलेगा tan इनवर्स q बाई p, ये इसका डायरेक्शन दे देगा।
क्लियर है? देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos 90 डिग्री। cos 90 बराबर 0 होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p 0, तो ये दोनों जीरो खत्म, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से डायरेक्शन निकलेगा टेन अल्फा बराबर क्यू साइन 90 डिग्री प्लस पी क्यू cos 90 डिग्री, यहाँ क्यू साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो क्यू हो गया और p प्लस Q इंटू 0 0 यानी Q बाई पी, इसलिए अल्फा बराबर हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स Q बाई पी, है ना। स्पेशल नंबर केस नंबर 3 जो कि लास्ट है ना। चलो 3rd नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दो रिजल्ट आप याद रखना, पहला और जो लास्ट है। 90 का केस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। केस नंबर 3 बोलता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन रिजल्टेंट फिर क्या होगा, आर क्या होगा, पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड प्लस 2p क्यू, यहाँ कितना एंगल होगा Q, क्योंकि ये हो गया 180 डिग्री। फिर ये कितना होगा, ये देखो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, चूंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से निकला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी r बराबर निकला p और रूट यहाँ है, यानी r बराबर निकला p माइनस क्यू, ये रिजल्टेंट। यानी जब दो रस्सी एक दूसरे के विपरीत आप खींच रहे हो, जैसे कोई सामान है एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, तब रिजल्टेंट जो होगा ना वो क्या होगा, p माइनस क्यू, यानी बड़ा में से छोटा आप घटा दो, यही हो जाएगा, है ना। सीधा सीधी p माइनस क्यू यानी स्केलर की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं इसका एंगल कितना होगा, डायरेक्शन मतलब एंगल मतलब डायरेक्शन, ये क्या हो गया ये। अब फिर टेन अल्फा बराबर क्या होता है Q, ये साइन 180 डिग्री बाय जिसके साथ एंगल वो P, फिर Q cos 180 डिग्री। देखो साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, तो यानी इसका मतलब है कि Q इंटू 0, क्यों भाई, तो साइन 180 डिग्री होते हो 0 बाय P प्लस, अब ये इसका कोई मतलब तो रह ही नहीं गया, है ना, ऊपर 0 यानी सारा 0, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि अल्फा का मान भी 0, यानी इसका मतलब है कि जिधर बड़ा फोर्स होगा वह रस्सी उधर ही चला जाएगा, वह सामान उधर चल जाएगा। जैसे हम मान लिया जाए 10 न्यूटन से खींच रहा है, मेरा भाई उधर 5 न्यूटन से खींचे तो रस्सी मेरे तरफ आएगा, तो मेरे साथ है ना कितना एंगल बनाया वो 0, तो वही कहानी चलेगा, सिंपल p माइनस क्यू। अगर बराबर बराबर फोर्स मारें तो अगर मान लिया जाए हम 10 न्यूटन, उधर से भी 10 न्यूटन, उस मेरा फोर्स का डायरेक्शन इधर उसका फोर्स का उधर, तो क्या होगा 10 में 10 गया 0, यानी वस्तु जहां स्टेबल है वहीं तो रहेगा, इमेजिन करो वहीं स्टेबल कर जाएगा, तो ये बात आपका वहीं निकल रहा है। और एंगल भी वहां क्या होगा, कुछ नहीं, यानी होगा ना दोनों ही बराबर हो गया, तो यहाँ पर वही कहानी मिलेगी, यानी वस्तु 0 पर ही रह जाएगा, माने स्टेट रेस्ट स्टेट में रह जाएगा। तो यही कहानी है किसका, एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन आपको हम बताएं, मैथमेटिकल एनालिटिकल एनालिसिस की, कि मैग्नीट्यूड ये देता है और डायरेक्शन ये देता है। क्लियर है? अब लास्ट पॉलीगॉन लॉ पढ़ लेते हैं, है ना, तुरंत हो जाएगा लास्ट।
चलिए मेन यही है, इसको आप दो दिमाग में रखिए, एक इसको VBI और एक ये, दोनों के बीच का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं और दोनों के बीच का एंगल ऐसे निकलता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इजी है ना, ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तीसरा था हमारा पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा से पढ़ो, वेक्टर अच्छा से पढ़ लो ना यार, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। फिर अगला में भी हमारा इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है, 4-5 न्यूमेरिकल बना देंगे ताकि ये चीज़ें आपको बाद में समझ आए। चलो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो ये क्या बोलता है, ये 2 से अधिक वेक्टर के लिए, जैसे बहुत इजी है, 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन होगा। देखो ये वेक्टर ए है, मान लो ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। देखो ऑर्डर में है, वेक्टर ए यहाँ से को गया, एक वस्तु यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, तब यह लॉ बोलता है कि जो लास्ट आएगा ना, लास्ट, यही पॉलीगॉन का लास्ट साइड ही इस सब का रिजल्ट होगा, बस। यानी पॉलीगॉन लॉ किसके लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है जब 2 से अधिक वेक्टर्स को हमको रिजल्ट निकालना हो, 2 से अधिक के लिए। देखो कैसे निकाला है, ये है O, देखो यहां से खींच दो, देखो ये दोनों का मेन 2 ही होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट का ही वेक्टर होगा, यानी इसका वैल्यू कितना निकलेगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बोलो हाँ। फिर क्या हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट देखो सेम ऑर्डर में चला गया, तो फिर ये रिजल्ट दे देगा नहीं, तो ये R प्लस C बराबर यहाँ देगा Q वेक्टर, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, तब Q बराबर हो जाएगा R वेक्टर प्लस C वेक्टर, यानी R बराबर कितना निकला, R बराबर निकला वेक्टर A वेक्टर B और यहाँ निकला वेक्टर E। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकला वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, मेन होता है 2 ही, ये निकल गया। फिर वही चीज है कि ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो क्या बोला, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो एक ट्रायंगल इधर गया, तो इसका रिजल्टेंट ये देगा, यानी यहाँ पर से जो रिजल्ट निकलेगा R वेक्टर का, वो इस ट्रायंगल को देखो आप, तो क्या निकलेगा, QR प्लस D ऑर्डर, और Q बराबर कितना है, Q बराबर अभी आप निकालो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C और यहाँ पर कितना निकला, वेक्टर D। यानी एक पॉलीगॉन में खेला क्या होगा, देखो ये एक वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर D, और तब बोलता है कि रिजल्टेंट जो होगा पॉलीगॉन का लास्ट साइड देगा। कैसे, तो देखो यहाँ से देखो R वेक्टर बराबर कितना होगा, यहाँ से देखो, अगर ये है ना, चलो इसको हम दूसरा मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R डैश वेक्टर, इसको मान लेते हैं R2 डैश वेक्टर, इसको मान लेते हैं, तब ये क्या हो गया, R डबल डैश वेक्टर प्लस D वेक्टर। देखो पहला स्टेप ये सोचो कैसे की है, R डैश वेक्टर है, देखो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, एक वेक्टर यहाँ से जोड़ दिया और एक ट्रायंगल का निर्माण कर लिया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये देगा, तो R डैश वेक्टर बराबर क्या है, ये दोनों का जोड़। फिर ये R डैश है, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये रिजल्टेंट देगा, तो अब ये देगा, है ना, इसको हम दिखा रहे हैं R2 वेक्टर्स, तो R2 बराबर कितना होगा, देखो तो ये वेक्टर ये इधर, ये R2 बराबर क्या होगा, R डैश वेक्टर C, ये बराबर होगा, और R डैश C बराबर यहाँ से क्या होगा, इसमें यहाँ बैठा दिए, फिर हमारा क्या निकला, हमारा निकला कि RABC वेक्टर निकला। फिर यहाँ क्या निकला, फिर देखो आप, फिर यहाँ से जोड़ दिए, तो ये प्लस ये बराबर R वेक्टर नहीं देगा फाइनल, तो R डबल डैश ये देगा, और यही हो गया फ्रॉम 2।
है ना। तो यहाँ से R डबल डैश का क्या हुआ, A B C और D वेक्टर चारों का जोड़, यानी ये लास्ट, यही है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन कि सबका साइड का जोड़ लास्ट में, है ना, जो क्या चलते रहा सेम ऑर्डर में, तो लास्ट वाला जो साइड होगा वही इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो और वीडियो को समाप्त दो, काफ़ी वीडियो लंबा भी हो गया। चलो देखते हैं लास्ट पॉइंट, बहुत इजी है, आप जानते हैं ये चीज़, है ना, इसलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं। देखो आपको बोला गया कि वेक्टर ए को, है ना, माइनस करो, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी करो, तो कैसे करोगे। देखो वेक्टर ए का अर्थ क्या हो गया, मान लो वेक्टर ये है ए, ठीक है, ये हम मान लिया जाए ये वेक्टर बी। अब इन दोनों का यहाँ क्या किया गया है, इसमें से इसको घटाना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, माना वेक्टर बी को वेक्टर ए में घटाना है। तो कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं कि इस वेक्टर को यहाँ ले आते हैं, ले आएंगे, और देखो वेक्टर बी अगर ये है तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यही ना इसका अर्थ हुआ। वेक्टर ए और यहाँ प्लस हो गया और बी वेक्टर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बी वेक्टर नहीं लिख देंगे, यानी यह चीज इक्विवेलेंट नहीं हो गया वेक्टर ए का और माइनस बी वेक्टर बी का। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाला चीज कितना होगा, माइनस बी वेक्टर। तो ये अगर है इधर तो इसको इधर लिख देंगे। तो आपसे कभी कोई पूछे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होगा, तो अभी आप जानते हैं, इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसका अर्थ यही हो गया। अब रिजल्टेंट तब कितना हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना, ये ऐसे ही चलेगा। फिर क्या चलेगा, फिर 2ab और दोनों के बीच का एंगल, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर पहला वेक्टर, दूसरा रिजल्टेंट जो वेक्टर है ना इसका, ये इधर डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर देंगे और 2ab इंटू दोनों के बीच का एंगल, यही हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कल हम कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले लेक्चर में और आपको पूरा डिटेल में और कुछ न्यूमेरिकल से समझाएंगे, तो पूरा आपका थ्योरी समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर का हम सिनॉप्सिस करते हैं। सिनॉप्सिस में यही है कि देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, मान लो सपोज वेक्टर p और वेक्टर q है, तो उसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर यानी p और q के बीच का एंगल का रूट लगा देना। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, tan अल्फा बराबर, तो क्या होता है q साइन थीटा बाई a, मतलब q साइन थीटा बाई p q साइन मतलब q कॉस थीटा, q साइन थीटा बाई p प्लस q कॉस थीटा, यही होता है डायरेक्शन। यही दो मेन रिजल्ट है जो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। कल हम अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और फिर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके लोगों के बीच फैलाओ, है ना। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।